नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे बुजुर्गों की देखभाल, भारत म्यांमार संबंध, ईरान परमाणु वार्ता, मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन, बिग टेक में नवीन घटनाक्रम तथा अप्सपा वापसी पर विचार हेतु नागालैंड पैनल पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज और जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही सामाजिक न्याय से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं बुजुर्गों की देखभाल पर। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या विस्फोट की चिंताओं ने जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में एक नवीन मार्ग को प्रशस्त किया है। पहले बात की जाती थी जनसंख्या विस्फोट के बारे में, अब बात की जा रही है जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में, जिसमें एक बड़ी कार्यशील जनसंख्या का भारत में अनुपात देखा जा रहा है और इसमें कम निर्भरता अनुपात देखा जा रहा है, जिससे आगे चलकर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इस प्रकार की बड़ी और युवा आबादी से नवाचार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा भी युवाओं की शिक्षा, उद्यमिता, खेल प्रशिक्षण आदि की सुविधा के लिए कई कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि चिंता का विषय नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है, जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से शिशु और बाल स्वास्थ्य के जो आंकड़े हैं वह निराशाजनक बने हुए हैं, जिनके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इस पूरे युवा संबंधी वाद विवाद के संदर्भ में हमें इसके दूसरे छोर को भी देखने की आवश्यकता है, जिसमें हम बात करते हैं मुख्य रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक के जनसंख्या की, जो मूल रूप से बुजुर्ग जनसंख्या के केंद्र में देखा जा सकता है। यदि हम इसके संदर्भ में भारत में जीवन प्रत्याशा की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में जीवन प्रत्याशा 1970 से 1975 के दौर में जो 50 वर्ष तक हुआ करती थी, अब वो वर्तमान में 70 वर्ष तक आ गई है और इससे आने वाले वर्षों में हम बुजुर्गों की संख्या में काफी वृद्धि देख सकते हैं, जो वर्तमान में लगभग 14 करोड़ के आसपास है। इसमें 2031 तक 40% की वृद्धि देखी जा सकती है, जो लगभग 19.5 करोड़ तक जनसंख्या देखी जा सकती है और 2050 तक ये जनसंख्या 30 करोड़ तक जा सकती है। जनसांख्यिकीय लाभांश के पारंपरिक दृष्टिकोण में हम कार्यशील जनसंख्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें हम 15 से 64 वर्ग आयु वर्ग पर ध्यान देते हैं। हालांकि वर्तमान में एक नवीन दृष्टिकोण और एक अलग दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिए जाने की बात की जा रही है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को एक परिसंपत्ति के रूप में देखने की बात की जा रही है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों के अनुभव, उनकी जानकारी से संबंधित विशाल संसाधन का उपयोग किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि यदि हम इस प्रकार की आश्रित जनसंख्या को समाज के उत्पादक सदस्यों में परिवर्तित करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 महत्वपूर्ण कारकों पर बल दिए जाने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य और उनकी क्षमताओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत हमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता होगी, जिसमें बुजुर्ग आबादी को विविध श्रेणी के अधिक चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भारत में जो पहली बार अनुदैर्ध्य उम्र बढ़ने का अध्ययन यानी लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया लासी का सर्वे किया गया, उसके हिसाब से भारत में 11% जो बुजुर्ग हैं वो कम से कम एक प्रकार की विकलांगता से पीड़ित देखे जा सकते हैं। इसमें गमन संबंधी विकलांगता, मानसिक विकलांगता, दृश्य विकलांगता और श्रवण विकलांगताओं में से किसी न किसी एक प्रकार की विकलांगता देखी जा सकती है।
इसके अलावा भारत के बुजुर्गों में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से भारत में 50 लाख से अधिक भारतीयों की गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से मृत्यु होती है, उसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग हृदय रोग आदि समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं, जिसका प्रसार 60 से 74 आयु वर्ग में 34% होने का अनुमान है और 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में बढ़कर ये 37% तक हो सकता है। यानी जैसे जैसे हम ऐसे जनसांख्यिकी की ओर बढ़ते हैं जहां पर बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, तो निश्चित ही देश के सामने एक बड़ी चुनौती यह होगी कि हम किस प्रकार से बुजुर्गों को गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान कर सकते हैं। इसके संदर्भ में हमें बुजुर्गों को टेली या होम परामर्श के साथ ही फिजियोथेरेपी, पुनर्वास सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के साथ साथ दूसरी प्रकार की दवा संबंधी आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और यह जरूरतें विशेष रूप से तब स्पष्ट हो जाती हैं क्योंकि बुजुर्गों को कोरोना महामारी के चलते एहतियात के तौर पर घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है। इसके संदर्भ में हमें एक अन्य आंकड़े को भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें 2016 के हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स यानी HAQ इंडेक्स के अनुसार भारत ने इसके स्कोर में 1990 के 24.7 से बढ़कर 2016 में 41.2 तक वृद्धि की है। हालांकि अभी भी हम 54 अंकों के वैश्विक औसत से काफी नीचे हैं और हमारी रैंकिंग भी 195 देशों में 145 ही देखी जा सकती है। यह जो निम्न स्तर की HAQ रैंकिंग है, इसे हम छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में और भी बदतर स्थिति में देख सकते हैं, जहां पर बुनियादी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं बेहद अपर्याप्त रूप में विद्यमान हैं और यहां के बुजुर्ग पारिवारिक उपेक्षा, निम्न शिक्षा स्तर के साथ ही संस्थागत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की कमी के चलते लगातार उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में भारत में बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल बहुत उपेक्षित क्षेत्र रहा है और इसके तहत यह भी ध्यान रखने की बात है कि किस प्रकार से बुजुर्गों का एक बड़ा हिस्सा निम्न सामाजिक आर्थिक तबके से आता है, जो स्वास्थ्य देखभाल की लागत वहन करने में असमर्थ हैं और चूंकि वे आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, इससे उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। यूं तो सरकार ने इससे निपटने के लिए कई योजनाओं को चलाया है जो बुजुर्गों को कवर करती हैं। इसमें आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं भी शामिल हैं जो स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करती है। इसके बावजूद नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि किस प्रकार से 40 करोड़ भारतीयों के पास अभी भी स्वास्थ्य खर्च करने के लिए कोई वित्तीय कवर नहीं है और इससे यह भी कहा जा सकता है कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में बुजुर्गों को भी बीमा कवर से रहित देखा जा सकता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य दोनों ही बुजुर्गों के लिए पेंशन सेवाओं को प्रायोजित करते हैं, लेकिन बहुत से राज्यों में यह राशि मात्र 350 से 400 रुपए प्रति माह होती है, जो बेहद मामूली है और इसमें भी सार्वभौमिकता का पालन नहीं किया जाता है। इसके अलावा भारत के द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के संदर्भ में 2007 में कानून भी बनाया गया, जिसमें राज्यों को प्रत्येक जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए निर्धारित सुविधाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है, जिसका नेतृत्व बुजुर्गों की चिकित्सा से संबंधित अनुभव वाले डॉक्टर करते हैं। किंतु इसमें भी हम काफी असंतोषजनक स्थिति को देख सकते हैं। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट बताती है कि किस प्रकार से 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बुजुर्गों को समर्पित एक भी वार्ड या बिस्तर नहीं है, जिसे और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से यह जो विविध चुनौतियां हैं, इसको देखते हुए ही भारत को अपनी रणनीति को बनाने की आवश्यकता है, जिसमें हमें बुजुर्गों के लिए प्राथमिकता वाले दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर संपूर्ण स्वास्थ्य
स्वास्थ्य नीति को फिर से बनाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हमें ये ध्यान रखना होगा कि चूंकि वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे विविध श्रेणी की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण से अन्य सभी आयु समूहों को भी लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और बीमा पॉलिसियों हेतु कानून बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें आक्रामक तरीके से उपायों को करने की जरूरत है। भारत को इसके संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च में भी तेजी से वृद्धि करने की बेहद आवश्यकता है। हमें सुसज्जित घरेलू स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवाओं के निर्माण में भी भारी निवेश करना होगा, जिसके लिए सरकारों को ही कार्य किया जाने की आवश्यकता है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से वर्तमान में भारत में बुनियादी ढांचे और कुशल चिकित्सा देखभाल संसाधनों की एक बड़ी कमी है, जिसमें आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से भारत में प्रत्येक 1000 लोगों के लिए मात्र 1.3 अस्पताल विक्टर, मात्र 0.65 चिकित्सक और मात्र 1.3 नर्स ही विद्यमान हैं, जिसे आगे आने वाले दशक में 30 लाख से अधिक बिस्तर, 1.54 मिलियन से अधिक डॉक्टर और 24 लाख से अधिक नर्सों को जोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करना होगा और साथ ही आयुष्मान भारत योजना को भी और ज्यादा विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों का यह भी कहना है कि हमें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को देश के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंचाकर चिकित्सा परामर्श का विस्तार करने की आवश्यकता है। हालांकि इसका लाभ वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त हो सके, इसके लिए डिजिटल साक्षरता अभियान को भी संचालित किए जाने की आवश्यकता है। इन आवश्यक कदमों के माध्यम से बुजुर्गों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए एक विशाल संसाधन बनाने में मदद की जा सकती है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश को एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से भारत म्यांमार संबंधों के बारे में। हाल ही में दिसंबर 2021 में भारत के विदेश सचिव ने म्यांमार का दौरा किया और इसके माध्यम से भारत म्यांमार की जमीनी स्थिति का आकलन करना चाहता है और म्यांमार को प्रभावित करने वाले कई संकटों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान को खोजने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमें ध्यान रखना होगा कि म्यांमार में फरवरी 2021 से ही अशांति देखी जा रही है, जब वहां की सेना ने तख्ता पलट करके देश पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और वहां की प्रमुख नेता आंग सान सू की और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने और चुनावों को अवैध घोषित करने के बाद से रैलियों और राजनीतिक दलों पर जो कार्रवाई की गई है, उसमें 1000 से अधिक नागरिक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और इस तरीके से म्यांमार फरवरी 2021 के बाद से ही राजनयिक रूप से पृथकीकृत रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल चीन और रूस के द्वारा ही म्यांमार की सेना के साथ सहयोग किया जा रहा है और आसियान राष्ट्रों के द्वारा भी सैन्य शासन के प्रति तटस्थ रवैया ही अपनाया गया है। इस पृष्ठभूमि में भारत के विदेश सचिव के द्वारा जो म्यांमार का दौरा किया गया है, उसे कई अर्थों में महत्वपूर्ण और विशिष्ट माना जा सकता है। भारतीय विदेश सचिव का म्यांमार दौरा इस बात को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत पश्चिम के वर्चस्व की तुलना में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहा है और यह चीन और रूस की नीति के अनुरूप देखा जा सकता है। यह भारत की पारंपरिक विदेश नीति में एक प्रकार के विराम को भी दर्शाता है, क्योंकि परंपरागत रूप से भारत म्यांमार आदि देशों में लोकतंत्र की बहाली का हिमायत रहा है और इस प्रकार की हालिया यात्रा इस बात को दर्शाती है कि किस प्रकार से भारत के लिए म्यांमार से संबंधित सुरक्षा और रणनीतिक हित ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह है भारत की नई विदेश नीति के दृष्टि
दृष्टिकोण के अनुरूप भी कहा जा सकता है, जिसमें भारत के द्वारा हाल के समय में मुद्दों पर आधारित विदेश नीति के पालन पर बल दिया गया है। एक प्रकार से आप इसे भारत की व्यवहारिक दृष्टिकोण का भी परिचायक कह सकते हैं और यह है भारत की अफगानिस्तान में अपनाई गई नीति के विपरीत है, जिसमें भारत के द्वारा प्रारंभ में वेट एंड वॉच की नीति अपनाई गई। हालांकि वर्तमान में म्यांमार में भारत सैन्य शासन के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सैन्य शासन के बावजूद म्यांमार से भारत द्वारा लगातार संबंधों को बनाए रखा गया है, जिसमें लगातार म्यांमार को कोविड सहायता दी गई है और हालिया यात्रा में भी म्यांमार को कोविड टीके दिए जाने के संदर्भ में सहायता प्रदान की गई है और साथ ही साथ समय समय पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों आदि पर भी राजनयिक तटस्थता के सिद्धांत के माध्यम पर म्यांमार की कहीं न कहीं रूप में सहायता ही की है। भारत ने म्यांमार के साथ राजनयिक संबंधों को भी निरंतरता के आधार पर बनाकर रखा गया है, जिसमें यंगून में भारत के द्वारा नया राजदूत नियुक्त किया गया, जो एक प्रकार की निरंतरता को ही दर्शाता है। इसके अलावा भारत विविध तरीके से वाणिज्यिक संबंधों की भी निरंतरता को बनाए रखा हुआ है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के द्वारा तटीय निगरानी में सहायता करने वाले रडार घटकों को भी भेजना जारी रखा गया है। हमें ये बात को ध्यान रखना होगा कि म्यांमार में शासन की प्रकृति चाहे कुछ भी हो, इसमें महत्वपूर्ण भारतीय हित विद्यमान है, जिसके चलते भारत म्यांमार की ओर लगातार अग्रसर होता देखा जा सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत की म्यांमार में कई सारी विकास परियोजनाएं लंबित हैं और दक्षिण पूर्व एशिया से सहयोग के दृष्टिकोण से भी म्यांमार की महत्ता को देखा जा सकता है। इसमें आपको कालादान मल्टी मॉडल रोड और शिपिंग नेटवर्क का उदाहरण भी याद रखना है। इसके अलावा भारत म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और इस रूप में म्यांमार भारत के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पिछले कुछ दशकों में जिस प्रकार से पूर्वोत्तर में विद्रोह देखे जा रहे हैं, उसमें यह देखा जाता है कि किस प्रकार से कई विद्रोही म्यांमार सीमा क्षेत्र में शरण लेते हैं और जब तक भारत के म्यांमार के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, तब तक भारत पूर्वोत्तर के उग्रवाद आदि को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जिस तरीके से चीन के द्वारा पूर्वोत्तर के उग्रवादियों को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया जा रहा है, चीन के साथ भारत का सीमा तनाव देखा जा रहा है और म्यांमार में चीन की उपस्थिति जिस प्रकार से बढ़ रही है, उसकी पृष्ठभूमि में भी भारत के म्यांमार के साथ संबंधों को अच्छा करना बेहद जरूरी हो जाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि तख्ता पलट के बाद से ही चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल के हिस्से के रूप में चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में $7.5 बिलियन से अधिक परियोजनाओं का निवेश किया है, जो भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। लगातार कूटनीतिक वार्ताओं को बनाए रखने से भारत यह भी उम्मीद कर रहा है कि यदि वह सैन्य शासन के साथ अपना जुड़ाव बेहतर बनाए रखता है, तो आगे चलकर वह बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं जैसे कि आंग सान सू की आदि की भी रिहाई करवा सकता है, जो म्यांमार में आगे चलकर लोकतंत्र को सफल बना सकता है। भारत सरकार शरणार्थियों के आगमन से भी चिंतित है, विशेष रूप से 2017 और उसके बाद से जिस प्रकार से दक्षिण एशिया के क्षेत्र में रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा महत्वपूर्ण हुआ है, उसके चलते भी भारत म्यांमार के साथ अपने संबंध बेहतर करना चाहता है। भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि वह न केवल दक्षिण एशिया में खुद को प्रभुत्वकारी रूप में बना के रख सके, साथ ही साथ म्यांमार चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया के एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, तो म्यांमार के साथ बेहतर संबंध बनाना उसे एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में प्रासंगिक किए जाने के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं और म्यांमार को यदि साथ लेकर चला जाएगा तो भारत अन्य क्षेत्रीय पहलों जैसे बिम्स्टेक आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
इस प्रकार से भारत अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए म्यांमार की सेना के साथ लगातार वार्ता कर रहा है और म्यांमार के अन्य पड़ोसियों के तरह भारत को भी इसके संदर्भ में अपने मार्ग को स्वयं बनाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से ईरान परमाणु वार्ता और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की। 2015 के ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए वियना में अंतरराष्ट्रीय वार्ता, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, वह की जा रही है। ईरान जबकि संयुक्त व्यापक कार्य योजना में अमेरिका के पुनः प्रवेश और प्रतिबंधों में ढील से संबंधित मामलों पर वियना में बातचीत में लगा हुआ है, वार्ता में अनुपस्थित दो पक्ष इस घटनाक्रम को बेहद करीब से देख रहे हैं, जिसमें इजराइल और खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के 6 राज्यों की भूमिका को आपको ध्यान रखना है। इसमें महत्वपूर्ण है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। इजराइल ने इस मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए अपने खुद के परमाणु हथियारों की क्षमता की अनदेखी की है और वह वर्तमान में ईरान की शस्त्रीकरण की प्रगति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों के माध्यम से वह लगातार ईरान पर तत्काल और कठोर सैन्य कार्यवाही का भी आग्रह करता देखा जा रहा है। हालांकि इजराइल के विपरीत जो खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के देश हैं, वह क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए कुछ अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, जिसके तहत उनके द्वारा ईरान के साथ राजनयिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी पश्चिम एशिया के क्षेत्र में परंपरागत रूप से अमेरिका का वर्चस्व देखा जा सकता है, जिसमें अमेरिका के द्वारा जिन नीतियों को निर्धारित किया जाता है, उसका ही पालन पश्चिम एशिया में खाड़ी देश करते देखे जा सकते हैं। हालांकि 2019 और उसके बाद से अमेरिका के पश्चिम एशिया में जो छवि है, उसमें काफी गिरावट देखी गई है और खाड़ी सुरक्षा परिषद के सुरक्षा भागीदार के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से और तब चोट लगी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2019 में फारस की खाड़ी के क्षेत्र में ईरानी हमलों के सामने खाड़ी देशों के हितों की रक्षा करने में विफल रहे और इस क्षेत्र में अमेरिका की छवि अगस्त के बाद से ही अफगानिस्तान से जो उसकी वापसी देखी गई है, उससे भी काफी प्रभावित होती देखी जा सकती है। इस पूरी पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए दो संभावित परिदृश्य को देखा जा सकता है। यदि ईरान परमाणु समझौता सफल नहीं होता है, तो यह संभव है कि इजराइल अधिक अरब राज्यों के साथ संबंधों के अपने सामान्यीकरण पर जोर देगा, ताकि वह ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय राज्यों के गठबंधन को कर सके। हालांकि वर्तमान स्थितियों में ऐसा हासिल किया जाना मुश्किल ही कहा जा सकता है, क्योंकि ईरान अमेरिका और इजराइल के एजेंडे के अनुसार चलने नहीं वाला है। इससे आगे चलकर ईरान से शत्रुता बढ़ने की स्थिति में क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है और ये संघर्षों को और व्यापक कर सकता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में एक अधिक समावेशी सुरक्षा व्यवस्था को लाने के लिए कई सारे देश खाड़ी देशों के ईरान के साथ बेहतर संबंधों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इस प्रकार के समावेशी सुरक्षा व्यवस्था में ईरान को लाने के लिए सऊदी अरब के द्वारा ईरान से वार्ताओं के कई दौर किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा ईरान से वार्ताएं की गई हैं। बगदाद आदि के क्षेत्र में सम्मेलन किए गए हैं और इसके माध्यम से सभी क्षेत्रीय राज्यों को एक साथ लाकर एक समावेशी सुरक्षा व्यवस्था अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद के देशों का रियाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा एकीकरण निर्माण के प्रयासों को आगे बढ़ाया गया, जिसमें रणनीतिक रूप से एकीकृत होने, एक समान विदेश नीतियों को अपनाने के साथ ही संयुक्त रक्षा समझौते को भी स्वीकार किया गया है। हमें यह भी समझना होगा कि खाड़ी सहयोग परिषद के भीतर भी विभाजन देखा जाता है। साथ ही साथ कतर, कुवैत और ओमान की विभिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण
दृष्टिकोण देखे जा सकते हैं। इसलिए यदि इस प्रकार की व्यापक सुरक्षा एकीकरण समझौते को सफल बनाना है तो इसमें ईरान को भी एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इस पूरे परिदृश्य में ईरान के अलावा इजराइल को यदि शामिल करने की बात की जाए तो यह काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि इजराइल की जो घरेलू राजनीति रही है वह ईरान के प्रति दुश्मनी पर ही आधारित रही है। हालांकि इजराइल के जो राजनेता हैं उन्हें भी यह समझने की ज़रूरत है कि यदि वे ईरान के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यह है इजराइल ने जिस प्रकार से संयुक्त अरब अमीरात आदि के साथ संबंधों का सामान्यीकरण करके लाभ उठाए हैं, वह है समय के साथ यदि इजराइल के नेता पश्चिम एशिया में और ज़्यादा बेहतर शांति और गहन एकीकरण के लाभ देखना चाहते हैं तो इसके लिए बेहद आवश्यक हो चला है कि न केवल खाड़ी सहयोग परिषद के देश इजराइल और ईरान के साथ अपने संबंधों को बेहतर करें, वहीं दूसरी ओर खाड़ी सहयोग परिषद के देशों को ईरान के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के साथ ही इजराइल और ईरान के बीच संबंधों को भी बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 15 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन के बारे में। मालदीव में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के पद पर चुने जाने के बाद से ही पिछले 3 सालों में हिंद महासागर द्वीपीय राष्ट्र मालदीव के भीतर ज्यादातर सोशल मीडिया पर एक इंडिया आउट कैंपेन फिर से सामने आना देखा जा रहा है। अभियान का नेतृत्व सरकारी आलोचकों के द्वारा किया जा रहा है, जो सोलिह सरकार पर भारतीय दबाव में आने का आरोप लगाते हैं और इस प्रकार से इस द्वीपीय राष्ट्र की संप्रभुता से भी समझौता करने का आरोप लगा रहे हैं। मालदीव द्वारा जब भी भारत से किसी प्रकार का रक्षा आदि समझौता किया जाता है तो इस प्रकार का इंडिया आउट कैंपेन देखा जाता है। हाल ही में मालदीव में विकास किए जाने के दृष्टिकोण से भारत द्वारा एक यूटीएफ हार्बर डेवलपमेंट डील की गई है, जिसका विरोध इस कैंपेन के द्वारा किया जा रहा है और इस परियोजना को म्यांमार की धरती पर भारतीय सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ मोहम्मद सोलिह प्रशासन के द्वारा देश में किसी भी भारतीय सैन्य उपस्थिति या इसे मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा होने से इनकार किया गया है, किंतु हाल में इस कैंपेन को तब और बढ़ावा मिला जब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में इस अभियान ने गति पकड़ी, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर को कथित धन शोधन के मामले में उनकी सजा को पलट दिया और मुक्त कर दिया था। आपको यह ध्यान रखना है कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन जब राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे तो उनके काल में नई दिल्ली और मालदीव के संबंधों में भारी गिरावट देखी गई और उन्हें चीन का मित्र माना जाता है। इस रूप में इंडिया आउट कैंपेन को कई विशेषज्ञों के द्वारा चीन को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें भारत की तुलना में चीनी हित को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से इस कैंपेन को चलाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि मालदीव सरकार ने बार बार इस प्रकार के इंडिया आउट अभियान को राजनीति से प्रेरित बनाया है, लेकिन सरकार पर लगातार भारत से संबंधों के संदर्भ में दबाव बढ़ता देखा जा सकता है। यह सत्ता की बढ़ती चुनौतियों और महामारी के लगातार प्रभाव के बीच में आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्तारूढ़ मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के साथ भी लगातार तनाव देख रही है, जिन्होंने अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए रुचि व्यक्त की है और उनके द्वारा राष्ट्रपति सोलिह पर धार्मिक चरमपंथियों और भ्रष्ट राजनेताओं पर नरम होने का भी आरोप लगाया गया है। इस प्रकार से जिस तरीके से ये घटनाक्रम देखे जा रहे हैं वह आगे आने वाले समय में मालदीव के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ये संबंध किस प्रकार से प्रभावित होंगे इसका खुलासा आने वाले वर्षों में ही देखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 16 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसे आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से भी जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं बिग टेक में नवीन घटनाक्रम की। हाल के वर्षों में जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर
पर बिग टेक कंपनियां यानी अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर आदि देखी गई हैं, उसमें कुछ नवीन प्रगति और घटनाएं देखी गई हैं। यद्यपि ये कंपनियां वर्चुअल स्पेस तक सीमित हैं, फिर भी इनका दायरा काफी व्यापक हुआ है, जिसमें इनको कोरोना महामारी के काल में भी व्यापक सफलता अर्जित हुई, जिसमें इनके द्वारा व्यापक वित्तीय अधिग्रहण और नीतियों को अपनाया गया। किंतु जिस प्रकार से इनके द्वारा एकाधिकारवादी नीतियां अपनाई गई हैं, उसके चलते इनको लगातार नियामक जांच और सार्वजनिक प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से एप्पल और गूगल पर यह आरोप लगाया गया है कि वह अपने ही ऐप में खरीदारी के संदर्भ में 15 से 30% सेवा शुल्क लेते हैं और इसके चलते एप्पल और गूगल जांच के दायरे में हैं। हालांकि इस मोर्चे पर माइक्रोसॉफ्ट ने ऐप डेवलपर्स को अपने ऐप में अपना खुद का या तीसरे पक्ष के वाणिज्य मंच लाने की इजाजत दी है, जिससे उन कंपनियों को अपने राजस्व का 100% रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा इन कंपनियों पर बाजार नियमों का उल्लंघन किए जाने और अपनी एकाधिकार स्थिति का गलत फायदा उठाने का भी आरोप लगाया है, जिसके चलते इन पर लगातार एंटी ट्रस्ट संबंधी कानून लगते रहे हैं। एंटी ट्रस्ट नियामकों ने माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के साथ बिग टेक फर्मों द्वारा किए गए सौदों को भी अधिक बारीकी से देखना शुरू कर दिया गया है, जिसको ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। हाल के समय में फेसबुक और एप्पल तब सार्वजनिक आक्रोश के दायरे में आए जब फेसबुक की आंतरिक नीतियों का फ्रांस हॉगेन नाम के व्यक्ति द्वारा खुलासा किया गया और एप्पल पर यह आरोप लगाया गया कि वह बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री का पता लगाने के लिए जिस प्रकार की मशीन लर्निंग डिवाइस और तकनीक का प्रयोग कर रहा है, वह उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता कर सकता है। हालांकि इन वर्षों में बिग टेक कंपनियों में नेतृत्व परिवर्तन भी देखा गया है, जिसमें ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी के स्थान पर भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को नवीन चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी बनाया गया, जो निश्चित ही भारत के लिए गर्व का विषय है। और जिस तरीके से बिग टेक कंपनियों पर भारतीय मूल के व्यक्तियों का प्रभाव देखा जा रहा है, उसके संदर्भ में भी भारत आगे आने वाले वर्षों में ज्यादा बेहतर कार्यवाही कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी अप्सपा की वापसी पर विचार हेतु नागालैंड पैनल की। नागालैंड के मोन जिले में सशस्त्र बल इकाई के द्वारा घात लगाकर किए गए हमले के कुछ दिन बाद राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को वापस लेने की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय ले लिया गया है। इस समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पूर्वोत्तर के द्वारा की जाएगी और इसमें नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। यह समिति 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और अशांत क्षेत्र की अधिसूचना और नागालैंड से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आदि को वापस लेने के संदर्भ में अंतिम निर्णय इसी सिफारिश की समितियों के आधार पर किया जाने वाला है। सरकार के अनुसार मौन घटना में सीधे तौर पर शामिल सेना यूनिट और सेना के जवानों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी और निष्पक्ष जांच के आधार पर ही कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाना तय किया गया है। इसके लिए जांच का सामना करने वाले चिन्हित व्यक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की भी बात की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार मृतक के परिजनों को रोजगार उपलब्ध कराएगी और इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सभी वर्गों से शांत रहने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है। अब भविष्य में ही इसके संदर्भ में अंतिम फैसला किया जाना निर्धारित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, वास्तव में विकसित देश का प्रमाण इस बात में निहित है कि वह न केवल अपने युवाओं का पालन पोषण करता है बल्कि अपने बड़ों की भी समान रूप से देखभाल करता है। टिप्पणी करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, म्यांमार भारत का एक प्रमुख रणनीतिक पड़ोसी देश है। इस कथन के आलोक में द्विपक्षीय संबंध
संबंधों की वर्तमान स्थिति और आगे आने वाली चुनौतियों का परीक्षण करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की भूमिका में आप भारत में जनसांख्यिकीय स्थिति का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप जनसांख्यिकीय लाभांश की पृष्ठभूमि में भारत में वृद्धों की देखभाल से संबंधित स्थितियों को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और उपयुक्त सुझावों आदि को भी प्रस्तुत करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की भूमिका में आप भारत म्यांमार संबंधों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप म्यांमार की आंतरिक स्थिति को संक्षेप में समझाएंगे। आंतरिक स्थिति के संदर्भ में हालिया द्विपक्षीय संबंधों के घटनाक्रमों की व्याख्या करेंगे तथा इसके संदर्भ में चुनौतियों और उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।